आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था, जो कि एक मर्तबा फिर से नहीं सुनाया गया और अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इसके ऊपर बात करते हैं कि आज फिर से ये फैसला आगे क्यों चला गया, क्यों नहीं सुनाया जा सका। साथ ही साथ अमेरिका में भी कुछ हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है? ठीक है मिजाज। आप सुनाएं, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। ऑल गुड। वेरी गुड। सर, ये फैसला एक मर्तबा फिर से तीसरी बार आज आगे चला गया है, तो क्यों नहीं सुनाया जा रहा? ऐसा क्या है जो के सामने नहीं लाया जा रहा? डील डील है जो सामने नहीं लाई जा रही और जिसकी वजह से ये फैसला तीसरी दफ़ा मुलतवी हुआ है। इशू ये है कि पहले दो दफ़ा तो ज़ाहिर है खान साहब की एक जंग चल रही है अपनी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ। दोनों एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहे। इस्टेब्लिशमेंट ने तो बिल्कुल ही नहीं एतबार करना छोड़ दिया है। खान साहब ये चाह रहे हैं कि मामलात आगे चलें। जैसे आपने देखा होगा कि अभी वो नए इलेक्शंस की बात नहीं हो रही मुसलसल, उसमें खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि जो मौजूदा सेटअप है, हाइब्रिड निज़ाम जो चल रहा है इस मुल्क में, वो चलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को इजाज़त दी कि वो असम्बली में बैठे, कमेटियों के मेंबर्स भी बने, मुज़ाकराती कमेटी का भी उन्होंने बना दी, वो हुकूमत से मुज़ाकरात भी कर रही है। तो ये उन्होंने जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स पे उनके एतराज़ात थे 2024 के, वो उन्होंने कबूल कर लिया है। इलेक्शंस के नताइज चाहे एतराज़ात है उस पर, लेकिन उन्होंने नताइज कबूल कर लिए हैं और उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि ये निज़ाम अभी चलेगा। ये कितना अर्सा चलेगा पार्ट ऑफ इस दिस पे? डील, यस ऑफ कोर्स, इज पार्ट ऑफ द डील। जैसे तो आपने ये इसलिए कहा था। अभी जो है ना कमीशन पे बात हो रही है 9 मई वाले और 26 नवंबर वाले, उसमें वजह यह है कि खान साहब ये नहीं चाहते कि उन्हें उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चले। तो हुकूमत ने दो दफ़ा या इस्टेब्लिशमेंट ने दो दफ़ा तो डिले किया फैसला जो आना था, जो तारीखें दी हैं 190 मिलियन पाउंड की। लेकिन ये जो अब डिले हुआ है ना, ये डिले हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो ये बात डाली गई है पीटीआई पे, और पीटीआई या इमरान खान इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये और डिले हो जाए। और खान साहब क्यों चाह रहे हैं डिले हो जाए? क्योंकि खान साहब वक्त हासिल करना चाहते हैं इन मुज़ाकरात के ज़रिए, डील के ज़रिए हुकूमत से। सिर्फ खान साहब या कोई और भी वक्त लेना चाह रहा है? देखें, और वक्त हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में नहीं है कि वो वक्त ले, हुकूमत क्योंकि ने ही। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो हाइब्रिड रजीम है वो ये चाहती है कि मईशत को हम बेहतर कर लें और जो निज़ाम हम लेके आए हैं ये चलता रहे। इसलिए उनका मफाद इसमें है कि मईशत बेहतर हो जाए और अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाए, सियासी अदम इस्तेहकाम, और जो निज़ाम बनाया वो चलता रहे। इसीलिए खान साहब के साथ किसी ना किसी कॉमन ग्राउंड पे पहुंचा जा सके। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि खान साहब बातें मानते हैं, एग्री करते हैं और फिर अचानक यू टर्न ले लेते हैं। कोर्ट का जो टाइम होता है वो तो फिर 3 बजे तक होता है, तो अगर वो सुनाना चाह रहे थे फैसला, तो इतनी क्या जल्दी थी कि 10:30 बजे का कहा गया था कि फैसला सुनाया जाएगा। 10:30 बजे बल्कि हमारे ग्रुप में ही टिकर्स आ रहे थे कि जज साहब वहाँ से रवाना हो गए अदालत से, तो अगर सुनाया जाना था। तो यही मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने भी कुछ रिलीफ दिया है, वो नहीं सुनाया। सुनाना होता तो सुना देते। नवाज शरीफ की दफ़ा नहीं सुना दिया था। नवाज शरीफ को जब अल अजीज़िया और उसमें एवन फील्ड रेफरेंसेस में जब सज़ा हुई, नवाज शरीफ लंदन में थे मौजूद नहीं थे। मरीम नवाज के साथ, और उन्होंने वहाँ से मैसेज भी भेजा और उन्होंने अपने वकीलों के ज़रिए कहलवाया। उन्होंने पब्लिकली बयान दिया कि मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दें, आप अभी अनाउंस मत करें फैसला, मैं आना चाहता हूँ, अदालत में खड़े होकर जज की आंखों में आंखें डालकर फैसला सुनना चाहता हूँ। लेकिन उनको उस वक्त रियायत नहीं दी गई, उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया गया, ये समझते हुए कि वो फैसला सुन के, सज़ा सुन के वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो वापस आ गए। अब खान साहब के लिए ये बहरहाल उनकी ख्वाहिश है, और उस पर आपने कहा ना 3 बजे तक फैसला सुनाया जा सकता था, तो क्यों नहीं सुनाया गया? रियायत दी गई क्योंकि इस वक्त मुसलसल खान साहब से मुज़ाकरात चल रहे हैं डायरेक्टली, जो नज़र नहीं आ रहे आपको। और ये मुज़ाकराती कमेटियां जो हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अंदर बात चल रही है। मसला ये होता है बहुत सारी बातों से खान साहब एग्री करते हैं और फिर अचानक यू टर्न ले लेते हैं। ट्वीट वो करते हैं या बाहर से कोई करता है, या उनकी बात पूरी बाहर नहीं जाती या जाती है और वो डबल गेम खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना इस वजह से ट्रस्ट डेफिसिट है। और एक उसके पीछे जो इस वो कहते हैं ना, देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस।
खान साहब ये चाह रहे हैं कि ट्रंप आ जाए, ओथ ले ले, 20 को है इसको, 25 को, 20 20 को। को। और उसकी कैबिनेट में जो लोग हैं बहुत सारे, वो प्रो इमरान हैं, वो प्रो इसराइल भी हैं इत्तेफाक से, और प्रो इंडिया भी हैं। और उन्होंने बहुत सारे वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं पब्लिकली, वो पोजीशन ले रहे हैं खान साहब के हक में। ट्रंप ने अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली। खान साहब की उम्मीद ये है, और जो बाहर लोग बैठे हुए खान साहब के, उनकी उम्मीद ये है कि ट्रंप जब ऑफिस में आ जाएगा तो वो शायद कोई ऐसा बयान दे दे, कोई ऐसी बात कर ले जिससे इमरान खान को फ़ायदा हो जाए और बेहतर डील मिल जाए। दूसरी तरफ भी जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको भी यही डर है कि ट्रंप आ गए और उन्होंने किस तरह का स्टेटमेंट दे दिया तो फिर इमरान खान के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। लेकिन दूसरी इसलिए वो चाह रहे हैं कि पहले कुछ सेटलमेंट हो जी, जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये सही बात है। प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर भी कि वो किसी चीज़ के ऊपर मान जाएं, इस 190 मिलियन पाउंड केस को बुनियाद बना। प्रेशर तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कंसेशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आप देखिए ना, मिलिट्री कोर्ट्स का अभी तक इमरान का केस नहीं गया मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन वो तब तक जाएगा भी नहीं जब तक अब सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच केस सुन रहा है, अपील अपील है, अपील ही चल रही है, वो उसी के ऊपर उन्होंने जो अपील के कहा बाद था कि अपील हुई है ना, ये रिव्यू हुई है। उस पे जब तक फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के बेंच का मिलिट्री कोर्ट्स पे, तब तक खान साहब के केस का फैसला नहीं होगा मिलिट्री कोर्ट में जाना कि नहीं जाना। लेकिन ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है ना, ये बहुत अहम केस है और बहुत मजबूत केस है। इस पे रिलाई कर रहे हैं और इसीलिए इसको डिले भी कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत कि खान साहब किसी जगह आके टिक जाएं। लेकिन होता यह है कि कुछ चीज़ें टिक गए, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्शंस की बात नहीं वो कर रहे हैं फौरी तौर पे, निज़ाम को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उन पे एतबार ये नहीं हो रहा कि अगर उनको बाहर निकाला गया और वो बाहर निकले, तो बाहर निकल के अगर उन्होंने फिर अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया तो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए जो आपने ट्रंप की बात की है ना कि ट्रंप के आने के बाद ये हुकूमत को या हाइब्रिड निज़ाम को भी तो प्रॉब्लम है, वो सऊदी अरब के ज़रिए उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त रडार पे नहीं है ट्रंप के, पाकिस्तान की अहमियत नहीं है। बाइडेन के दौर में नहीं थी, तो ट्रंप के दौर में तो बिल्कुल उसकी पॉलिसीज मुख्तलिफ होंगी, रडार पे नहीं है इस। और ये पाकिस्तान को इन अ वे इससे मैं समझता हूँ मायूसी कहना चाहिए, ये बददिली भी है पाकिस्तान में कि हम उसके रडार पे नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ट्रंप का पाकिस्तान में। इससे पाकिस्तान को मसाइल हो सकते हैं अगर अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए तो, क्योंकि पाकिस्तान ये फैसला नहीं कर पाएगा एक कमज़ोर सियासी क़यादत की मौजूदगी में और एक सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदगी में कि वो फिर फुल फ्लैज चाइना और रशिया ब्लॉक में चला जाए, जो कि नवाज शरीफ के दौर में बड़ी तेज़ी से जा रहा था 2017 तक, जिसके बाद फिर ये हाइब्रिड निज़ाम लाया गया डर के कि पाकिस्तान चाइना की तरफ ही ना बिल्कुल चला जाए और हम तो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, तो अमेरिका के साथ ही हमने रहना है। तो फिर वो जो चंद जज और चंद जर्नैल और चंद जर्नलिस्ट उन्होंने एका किया और फिर वो सिस्टम बदल गया, हाइब्रिड निज़ाम आ गया। अब वो चल रहा है, अब उसमें हमें बड़े एहतियात से चलने की ज़रूरत है। और अफ़गानिस्तान का मसला भी हुआ है, इंडिया और अफ़गानिस्तान का गठजोड़ है। इंडिया के ताल्लुकात अभी मैंने अभी पिछले हफ्ते जाते हुए प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उनको तोहफ़ा दे गया, डिलिस्ट कर गया उनकी कंपनीज़ को, न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर कंपनी जो काम करती हैं। तो ट्रंप के साथ तो मोदी के ताल्लुकात और भी गहरे हैं। वो ट्रंप और मोदी इकट्ठे जलसों से खिताब कर चुके हैं अमेरिका में, अगर आपको याद हो तो। वो पाकिस्तान पे हीट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ट्रंप ने चाइना के साथ भी फटा किया हुआ है और चाइना का चेक जो है वो इंडिया के जरिए चाइना पे चेक रखना चाहते हैं। ऐसे तो में काफ़ी बड़ी गेम हो रही है। ऑप्शंस क्या हैं? हमारे इधर ऑप्शंस क्या हैं? क्या ये फैसला सुना देना चाहिए, इमरान खान के साथ मामलात सेटल हो जाने चाहिए, नहीं होने चाहिए? किस तरीके से आप देख रहे हैं ये 17 तारीख को क्या होगा, जो 17 जनवरी को आपने शुरू में क्या कहा हमारे लिए? क्या मतलब हमारे जो अब सारी इंटरनेशनल सिचुएशन जो आप बयान कर रहे हैं उसमें हमारी इंटरनली ये चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे, इनके लिए क्या है बेहतर? देखें, हमारे लिए इंटरनली तो यही है कि हम अपने साथ खुद पुरखलूस हों, जो हम नहीं हैं। हम अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ, ज़ाती मफादात की लड़ाइयाँ छोड़ के लोगों का, मुल्क की भलाई की बात करें, वो हम नहीं कर रहे। तो ज़ाती इक़्तिदार की जंग है। यानी नोइंग इमरान खान ही वुडंट अग्री के ये सेटअप चले, अगर पहले वो मान भी जाते हैं इसके ऊपर और बाद में बाहर आके पीछे उससे वो हट सकते हैं। लेकिन देखें, ये तो उस सूरत में है ना, अगर इमरान खान के साथ डील
फाइनल हो जाए और वो बाहर आ जाएं और फिर वो इस डील की खिलाफवर्जी करें, राइट। लेकिन ये तो कंसेशन देने के बाद होगा। खान साहब इस वक्त उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं है। ये जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड का, ये इस केस में अगर उन्हें सज़ा हो जाती है तो उसकी अपील जो लगनी है ना हाई कोर्ट में, उसमें 2-3 साल आराम से इंतज़ार करना पड़ेगा उनको। ज़मानत भी नहीं होगी, वो जेल में रहेंगे। जब 2-3 साल, वो 1 साल इस हुकूमत को गुजर गया, 2-3 साल और गुजर गए, तो आपके ख्याल में इमरान खान जेल में रहे और उसके बाहर निकलने की उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ये पार्टी जो है वो तितर बितर नहीं हो जाएगी? अभी देख लें, जूतों में दाल बट रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, बुशरा बीबी पे इंतहाई अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं करप्शन के, कि वो वहाँ पे ख़ुद अब बैठ के निगरानी कर रही हैं किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, जैसे पंजाब में होता था उस्मान बुज़दार के दौर में, और जैसे पंजाब में गोगी थी उनकी, अब यहाँ पे मिशाल यूसुफ जई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इल्ज़ाम जो लग रहे हैं, जो करप्शन है, और MPs भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, MNS भी लगा रहे हैं, ये मरवत के ख़िलाफ़ जो अब एक्शन शुरू हो गया है, सलमान अकरम राजा कुछ और कह रहे हैं, शिबली फराज कुछ और कह रहे हैं, मज़हब कार्ड खेला जा रहा है, अवाम का वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल सख्त ख़राब है। तो ये अगले 2-3 साल अगर खान साहब अंदर रहें तो उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं होगी, फिर उम्र उनकी बढ़ती जा रही है। ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल वो ज़िद में हैं तो, और बाहर बैठे लोग जो उनके हैं, और उस पर बहुत सारी एक पीटीआई की जो लीडरशिप है उस पर काम कर रही है कि वो खान साहब को उन्होंने रिपोर्ट दी है। ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ, उन्हें खान साहब को रिपोर्ट दी है कि बाहर बैठे जो यूट्यूबर्स हैं और जो चंदा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वो आपके नाम पे वहाँ करोड़ों रुपया कमा रहे हैं हर महीने, और वो नहीं चाहते कि आप बाहर आएँ, आपको कोई रिलीफ मिले, आपको वो लड़वा रहे हैं। आपके और पाकिस्तान के हाइब्रिड निज़ाम के दरमियान मज़ीद गलत फहमियाँ खलीज पैदा कर रहे हैं, और तकलीफ़ें आप उठा रहे हैं, या आपके मुखलिस वर्कर पाकिस्तान में जो रहते हैं वो उठा रहे हैं। ये लोग अपनी यशियाँ कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में रह के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इनकी फैमिली, इनके बच्चे सब बाहर जा चुके हैं। तो वो उनको रिपोर्ट ये दी गई है। अच्छा जी, और वो उस पर अब क्या सोचते हैं? Did Imran Khan have to say about it then? अब देखना ये है कि इमरान खान उनके हॉस्टेज हैं, बाहर बैठे लोगों के बयानिए के, और जब उन तक ये असल तस्वीर पहुंचेगी कि उनके नाम पे लोग अरबोपति हो गए हैं और वो अंदर जेल में सड़ रहे हैं और उनके मुखलिस वर्कर यहाँ पे मर रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा भी कि जितने पंजाबी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पख्तूनख्वा के लोगों को जज्बाती करके उनसे पुरतशद्दुद हंगामों में उन्हें कहते हैं आप हिस्सा डालें। ये पंजाबी यूट्यूबर्स का, मैं ये तमाम लिबरल से, कंजर्वेटिव से, मजहबी तबकों से, खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं मुझ पर भी एतराज़ करते हैं, कभी पंजाबी होने पे, कभी पाकिस्तानी होने पे। मेरा उनसे ये सवाल है, क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि खैबर पख्तूनख्वा से क्यों लोग इतने सारे निकलते हैं पुरतशद्दुद हंगामों के लिए? और इन पंजाबी यूट्यूबर्स के कहने पर जो बाहर बैठे हैं सारे, और पंजाब से तो कुछ नहीं, कोई नहीं निकले लोग, तो आप भी अपने तर्ज सियासत बदलें, डेवलपमेंट पे फोकस करें। आपकी हुकूमत आपकी सहूलत के लिए, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए क्या कर रही है, इस पे परखें, इस पे वोट दें, चाहे कोई भी हो, किसी को भी दें, ये उनका हक है। लेकिन इससे आप पंजाबी पख्तून लड़ाई बना लेना उन लोगों के कहने पे जो वो पंजाबी तो हैं वो यूट्यूबर्स, लेकिन वो किसी के नहीं है, वो पैसे के गुलाम है, सिर्फ वो लालच के गुलाम है, सिर्फ उनको पैसा कमाना है। पाकिस्तान बेच के कमाएं, पंजाब बेच के कमाएं, पख्तूनख्वा बेच के कमाएं, पख्तूनों को बेच के कमाएं, पख्तूनों की लाशों को बेच के कमाएं। उन्होंने पैसा कमाना है और यशी करनी है। तो ये पीटीआई की लीडरशिप को भी समझना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम लोगों को समझना चाहिए। जो आपको पुरतशद्दुद सियासत की तरफ लेके पुरअमन मुजाहरे करने आप करें, आप आराम से आएँ, 2-4-6 घंटे आप मुजाहरा करें, जलसा अटेंड करें, घरों को जाएं। ये जो बैठ जाओ, धरना दे दो, मारो या मर जाओ, फाइनल कॉल है, हमारे जनाजे आएंगे, ये सब झूठ बोलते हैं आपसे। आप अली मीन गंडापुर के बयानात उठा के देख लें, बुशरा बीबी के बयानात उठा के देख लें, हम मर जाएंगे, डी चौक जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे, जनाजे आएंगे। सबसे पहले भागे कौन? यही। और यूट्यूबर्स में से कोई ना यहाँ पे आया, ना उनके बच्चों में से कोई आया। वो बाहर बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं खान के नाम पे, पीटीआई के नाम पे। तो ये समझें गेम को, लोग जो सादा हैं, जो मासूम हैं, और इस पुरतशद्दुद सियासत से बाहर निकलें।
अच्छा, पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट भी है इस केस को लेके। सलमान अकरम राजा को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा है कि प्रोसिक्यूशन ने, सरकार ने ये तस्लीम किया है कि ना सरकार को कोई नुकसान हुआ है, ना इमरान खान को कोई फ़ायदा हुआ है। ऑन द फेस ऑफ इट दिस लुक्स अ वेरी, ये किसने कहा? सलमान अकरम राजा ने ये हाँ हाँ। स्टेटमेंट दिया। तो मे बी जो ट्रायल हुआ है उसके दौरान आर्ग्यूमेंट्स में कोई बात हुई हो, क्योंकि वैसे एक खुल्लम खुला करप्शन का केस लगता तो है जो ये शुक्र एनसीए है वाला आपने है। ये तो कह दिया। मैंने थैंक यू वेरी कभी मच, आपने कम से इनकार कम ये तो नहीं मान किया लिया, इससे। खुल्लम खुला करप्शन का केस लगता ऑन तो द है। फेस ऑफ इट इट इज। लगता तो है। लेकिन ये किस तरीके से इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, प्रोसिक्यूशन ने इस पे किस तरीके से काम किया, ये अब सलमान अकरम राजा के मुताबिक उनका ये ख्याल है कि स्टेट को किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ। देखिए सलमान अकरम तो राजा साहब एक, हाँ बात आप सवाल करें। तो फिर पीटीआई का ये कॉन्फिडेंस अपनी जगह अगर बरकरार है, तो लगता तो ऐसा ही है कि फिर इस केस में से निकलेगा कुछ भी नहीं, कन्विक्शन के लिए कुछ है नहीं, इस केस के अंदर मटेरियल नहीं है, दैट्स वाई कन्विक्शन नहीं हो पा रही। देखिए सलमान अकरम राजा साहब एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, और मैं जब पैमरा में था तो उन्होंने पैमरा के लिए भी कुछ केसेस किए थे। तो वो नवाज शरीफ के भी वकील रह चुके हैं, इमरान खान के भी वकील रह चुके हैं। ये कैसे हो जाता है, ये कौन सा असूल है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर बड़े वकीलों को देखा है कि वो पैसे के पीछे चलते हैं। मे बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट असूल। पैसा, ये जो पैमरा में केस किया था ना उन्होंने हमारे लिए, मुझे पता है उसमें इस्टेब्लिशमेंट किस साइड पे थी। अच्छा, तो साकिब निसार नहीं, किस आपने कहा साइड पे थे। नवाज शरीफ के वकील रह तो चुके हैं, तो उस टाइम पे वो सिस्टम के देखें निशाने पे इस थे। पे बात ना करें, अभी हम इस सवाल पे रहते हैं। Okay. मैं मुझे इतना पता है इस मुल्क में जितने अमीर लोग हैं ना, वकील हों, वो जज हों, वो जर्नलिस्ट हों, वो जर्नैल हों, वो बिजनेसमैन हों, इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़े बगैर, इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश किए बगैर वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आपके ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब इतने ही कोई मुजाहिद हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के केसेस भी वो उनको मिलते रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसों पे वो करते रहे हैं, और फिर भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है? मैं तो कुर्बान ना जाऊँ, ऐसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट यूट्यूबर्स भी हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, अभी भी उनको रातब मिलता है। तो ये गेम है ना, इस गेम को मैं अभी छोड़ दें इस बात सही है, को। क्वेश्चन अभी पे जो आ उन्होंने जाते हैं। बात की है मैं उस पर आना चाहता हूँ सिर्फ। देखिए सलमान अकरम राजा साहब मैंने कहा सीनियर वकील हैं, लेकिन मैं आज उनकी वो सुन रहा था जो प्रेस टॉक कर रहे थे। अफसोस ये है कि चर्चिल ने एक दफ़ा कहा था कि ये जो अवाम है ना, ये बेवकूफ़ होते हैं, इनको बेवकूफ़ समझना चाहिए और इनको इसी तरह ट्रीट करना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा था जब सलमान अकरम राजा बात कर रहे थे। मैं कह रहा था इस शख्स के दिल दिमाग में ये यकीन है कि जिनको ये एड्रेस कर रहा है वो नासमझ हैं, वो सादा हैं, वो बेवकूफ़ हैं, मैं जो कहूँगा वो मान जाएंगे। अब ये कोई बात है करने वाली? ये केस मैं दूसरी तरफ से इनको ज़्यादा फीस लेके जाऊँ ना इनके पास, तो इसी केस पे ये इसके उलट दलाइल देंगे। बात नुकसान पहुँचने या ना पहुँचने की नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब अपने ज़मीर, पता नहीं, मैं अल्लाह कुरान को बीच में नहीं लाता, अपने ज़मीर की आवाज़ पे ये बता दें कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि एक वजीर आजम जो है वो, मैं दो तीन बातें बताऊंगा। एक वजीर आजम एक बंद लिफाफे में कैबिनेट को एक केस पास करवाता है, कैबिनेट से अप्रूव करवाता है बंद लिफाफे में, ठीक है, नवंबर के महीने में। कैबिनेट ने देखा नहीं कोई, ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का मामला था जो आपने खुफिया रखा। अगर लंदन में यूके की हुकूमत और मलिक रियाज के दरमियान आपस में कुछ तय था खुफिया रखना, तो वो जाने, हम यूके के गुलाम हैं। हम यूके अभी भी हमारा डोमिनियन है, हम उसके, पाकिस्तान उसका डोमिनियन था कि यूके ने कहा है तो हमने उसको सीक्रेट रखा। यूके ने तो मलिक रियाज के दरमियान हुआ था, तो आपने वो सीक्रेट रखा पहले। फिर उस देखें नवंबर में ये हुआ, दिसंबर में उसी मलिक रियाज ने 458 कनाल ज़मीन, 458 कनाल ज़मीन एक ट्रस्ट को दी, जिस ट्रस्ट के चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी। ये इत्तेफाक हो गया, दिसंबर के पहले हफ्ते में वो ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, ये मैं दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, नवंबर 2019 में शहजाद अकबर ने एनसीए को अकाउंट दिया, नेशनल क्राइम एजेंसी है। अब मुझे ये सलमान अकरम राजा बताए ना कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके के पास केस है, तो क्राइम का केस होगा ना, यह हलवे का केस है, यह मुनाफे का केस है। क्राइम एजेंसी आपको कह रही है कि ये पैसे हमने रिकवर किए, ले लें, तो
वो उनको अकाउंट दे दिया मलिक रियाज का, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें पैसे जमा कैसे? कर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट नंबर नहीं दिया। पहला झूठ सलमान अकरम राजा का ये है। दूसरा झूठ ये है कि नवंबर में ये हुआ, दिसंबर के पहले हफ्ते में ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 458 कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद 28 करोड़ 50 लाख रुपया कैश दिया गया। ये 4 झूठ तो सलमान अकरम राजा के यहीं पे, इमरान खान और बुशरा बीबी को ट्रस्ट के नाम पे दिया गया। मानता हूँ ट्रस्ट के नाम पे दिया गया। बताएं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? एक वजीर आज़म एक झूठ बोल रहे हैं ना सलमान अकरम राजा साहब। मैं आसान सादा से सादा पोलाइट से पोलाइट अल्फाज में मैं आपको ये कहता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप जैसे सीनियर पढ़े लिखे वकील के ज़मीर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और सियासतदानों को कर रहे थे। आपसे कम अज़ कम उम्मीद थी, सियासत में आए हैं तो आप झूठ तो नहीं कम अज़ कम बोलेंगे, लेकिन वकील हो, बड़ा वकील हो और झूठ ना बोले, ये तो शायद मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद 47 करोड़ रुपया लगा, उसके बाद उसकी बिल्डिंग बनाई गई, वो भी मलिक रियाज ने, सबको मलिक रियाज कर रहा है, जिसका कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है, इत्तेफाक, ये सब इत्तेफाक है। फिर एक अलग से बनी गाला में भी ज़मीन ली गई जो गोगी के नाम पर ट्रांसफ़र हुई, वो अलग है। अच्छा, अब ये सारा कुछ है ना, नैब के सेक्शन 9 के तहत ये करप्शन है, और सेक्शन पीपीसी 161 के तहत भी ये रिश्वत है जो ट्रस्ट के ज़रिए ली गई। और ट्रस्ट क्या है? अब मैं सलमान अकरम राजा का एक और जो है डबल स्टैंडर्ड्स में आपको वो भी एक्सपोज कर दूं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ख्वाजा आसिफ ने 2012 में इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के लिए जो पैसे जमा करते हैं उसमें से 10 मिलियन या 3 मिलियन डॉलर, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अब याद नहीं है, जो एक बोर्ड मेंबर था इम्तियाज़ हैदरी, वो शौकत खानम का बोर्ड मेंबर था, उसको दे दिए कि ये तुम मस्कत में इन्वेस्ट करो। वो पैसा डूब गया। उस कंपनी ने, इम्तियाज़ हैदरी ने कहा जी बैंकरप्ट हो गया, पैसा खत्म, नुकसान हो गया। ख्वाजा आसिफ ने फर्गूसन, बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की, ऑडिट रिपोर्ट उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ पे हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया कि ये झूठ बोल रहा है। उस केस को कितने साल हो गए? 13 साल। 2012 में ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया, 13 साल। इमरान खान एक दफ़ा अदालत में पेश नहीं हुआ ख्वाजा आसिफ पे जरा करने के लिए, उस केस में एक दफ़ा भी नहीं हुआ, डिले कर दिया, लेके जाए ना। और वो पैसे डूब गए। मजीद चंदा इकट्ठा किया खान साहब ने, और वो उसको डाल दिया दोबारा शौकत खाना में, और कह दिया कि जी मैंने तो वो पूरे कर दिए पैसे। वो मजीद चंदा, जब वो जो 3 वो गए थे पैसे पहले, वो ज़ाया हो गए लोगों का चंदा। इस तरह सट्टे में लगाते हैं ये लोग, और ठीक नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बेईमानी है और कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप ट्रस्ट का पैसा इस तरह इन्वेस्ट करें कहीं पे, और लोगों को कुछ से झूठ बोलें। क्यों नहीं ऑडिट करवाते, पब्लिक क्यों नहीं करते ऑडिट शौकत खानम का और नुमल का? और ये ट्रस्ट बना के देखें, ट्रस्ट बना के, आप वजीर आज़म हैं, आपको ट्रस्ट बना के क्यों दिया जा रहा है? मुझे क्यों नहीं दे दिया, आपको क्यों नहीं दे दिया मलिक रियाज ने? आता है सवाल कि नहीं आता? सलमान अकरम राजा को क्यों नहीं ट्रस्ट बना के दे दिया? इमरान खान और बुशरा बीबी को क्यों दिया? बुशरा बीबी की वो कॉल लीक नहीं हुई थी जिसमें वो हीरो की अंगूठी का जो कैरेट साइज था उनको छोटा लग रहा था, मलिक रियाज की बेटी के साथ, याद है? वो क्या था? वो यही इसके बाद ही था ना। तो ये इतनी सारे हकायक से आप नजरें कैसे चुरा सकते हैं? दैट इज करेक्ट, लेकिन क्या इस तरीके से इसको प्रोसिक्यूट भी किया गया है या नहीं, ये तो फैसला आएगा तो पता चलेगा। कमिंग बैक टू हमारा जो आज का दूसरा सब्जेक्ट है, अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है काफ़ी दिनों से, और लास्ट ट्यूसडे से, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? बहुत अफसोसनाक वाक़या ज़ाहिर है। उसमें एक दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, उनमें से एक बड़ा है, और इसलिए भी है कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, 16-17 लोग मर भी गए हैं, और 24 डेथ्स रिपोर्टेड, 24 डेथ्स, 24 लोग हो गए। हाँ, तो और वहाँ बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है वहाँ की हुकूमत पे, कैलिफोर्नियन हुकूमत पे, और मेयर पे भी, गवर्नर पे भी। तो लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें चल रही हैं, और उसमें एक ऐसा एंगल लिया गया है जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, जो हम हर बात में ले लेते हैं। तो ये कुदरती आफत है, इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, और कोई अगर कुदरती आफत का शिकार हो तो उस पर खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। और मैं इस पर पढ़ रहा हूँ कि जी ये
फ़लस्तीन की वजह से ये हुआ है। फ़लस्तीन में तो अभी भी हालात ख़राब हैं, 75 साल से ख़राब हैं। कश्मीर पे हालात इतने ख़राब हैं। तो और कश्मीर में ही ज़लज़ला आया था 2005 में, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो उस वक्त क्या वो हमारी वो फिर उस पर कह देते हैं कि ये लड़कियां कुदरती जीन्स पहन के हाँ। फिरती हैं इसलिए वो जल्जला आया। तो ये मुनासिब नहीं है। लोग, मैं समझता हूँ अगर हमारा ईमान है ना अपने मज़हब इस्लाम पे, तो हमें इस तरह के झूठे सहारे नहीं ढूंढने चाहिए अपने मज़हब इस्लाम को या अल्लाह के लफ्ज़ कुरान को सच्चा साबित करने के लिए। अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि मैं कुदरत के असूलों से डिफ़र करूँगा। आपको कहा गया है आप अपना काम करें सही तरीके से। एक मस्जिद का वहाँ पे मुझे उन्होंने मैं अभी पढ़ रहा था, वाइट मॉस्क है वहाँ पे, कोई वो बच गई देखिए, और उसको कहा जा रहा है ये मुआजिज़ा है। अब हवा और भी इस तरह कुछ घर भी और भी बचे हैं, हाँ। तो हवा का रुख कहीं कैसे हो गया। और फिर ये बात है कि जब ये जो मस्जिदें हैं या जितने भी मजहबी मुकाम होते हैं उस पर तहकीक ये है कि मटेरियल ज़्यादा अच्छा लगता है, और कंक्रीट के जो बने कंक्रीट हुए होती जो है। थे वो नहीं जले। तो मैं यहाँ जलजिले की बात करूँ, बालाकोट में, बालाकोट में सब कुछ गिर गया था जलजिले में। एक मार्केट है वहाँ पे पुल के पास, वो बची रही, और वो उसकी वजह ये थी कि उसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा हुआ था। लेकिन जो सरकारी स्कूल जितने थे कश्मीर में भी और केपी में भी, वो सब गिर गए। क्यों? क्योंकि उनमें जो मटेरियल लगा था मटेरियल। वो पुअर क्वालिटी का था, करप्शन हुई थी। तो एक जो तहकीक साइंटिफिक तहकीकात हुई है ना, वो ये साबित करती हैं कि कुदरती आफात में ज़्यादा नुकसान वहाँ होता है जहाँ करप्शन ज़्यादा हो। और जो चीज़ें जो ज़लज़ले में या सैलाब में जो जो इमारतें, जो बिल्डिंग्स अच्छे पुअर मटेरियल मटेरियल से से। ना बनी, पूरे मटेरियल से बनी हो, करप्शन उसमें हुई हो, वो जल्दी गिरती हैं। इससे ज़्यादा नुकसान होता है। जल्जला आए बेशक, और भी मुल्कों में जल्जले आते हैं, जापान में जल्जले आते हैं कितने, वहाँ तो इतना नुकसान नहीं होता लोगों का। तो ये एक हमें पहलू नज़र रखना चाहिए। हमें इस तरह खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए किसी के बुरे वक्त पे। और उसमें कितने लोग जो जिनके घर जल गए, उसमें से कितने गुनाहगार थे उस मामले में, पॉलिसीज मेकिंग में कितने बेगुनाह थे। कोई हो सकता है मुसलमान भी हों, कोई अल्लाह से डरने वाले भी हों। तो ये मुनासिब नहीं है। ये बहुत हमारे अंदर का एक जो मैं मुसलमान होने समझता का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है हमें, या इसे इन्फीरियॉरिटी तो कॉम्प्लेक्स देखें, कहना चाहिए? अब इसमें फिर लोग ये भी तो कह सकते हैं ना, दूसरी तरफ से कोई उठ के कह दे कि ये तो जिस तरह के वहाँ पे नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसमें जो लोग हैं इमरान खान को सपोर्ट करने वाले, उनकी वजह से सब हुआ, इलेक्शन जीत गया ट्रंप, उसके जवाब में लड़ने। ये कोई बात है? अजीब। ये तो फिर कुछ ना कुछ आप कहते रहें, कभी किसी को ब्लेम दे दें। तो ये अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अपने गुनाहों से अल्लाह इंसान को, और दूसरे को तकलीफ में देख के खुश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू बस सो चाहे मच। वो और मुसलमान है या नहीं है। बॉटम और लाइन हमें इज, इस्लाम भी ये सिखाता है, रहमतुल लिल आलमीन है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रब्बुल आलमीन है, रब आलमीन का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, सिर्फ रब्बुल आलमीन है। पहला जो आयत है कुरान की सूरह फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, और इसी तरह वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो हम उनकी उम्मत है, तो हमें ठीक थोड़ा है, सा एम्पैथी थोड़ा सा होनी चाहिए। अपने अंदर अपने ज़ाती तासुबात को दबाना चाहिए। ठीक है। और बॉटम लाइन यही है कि अगर गज़ा की वजह से ही होता तो डायरेक्ट इसराइल के ऊपर भी हो सकता था।